Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 3 and name of our chapter 3 private, public and global enterprises. Our second chapter is complete. So today we will start chapter 3. चैप्टर 3 में एक टॉपिक है स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होने से पहले रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस से अगर मैं पहले की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या उनके रोल्स में चेंज थे, क्या दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस थी, किस सेक्टर की कितनी चलती थी, किस सेक्टर का पहले बोला वाला था, ऐसे करके मतलब बहुत सारी बातें होती है। ये सिर्फ जर्नल आप लोगों को बताने के लिए है, ठीक है। टॉपिक तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन है। देखो बेटा, इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बात करें तो हमारी मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्री थी, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज थे, उनकी कंट्रोलिंग पावर पब्लिक सेक्टर के हैंड्स में थी। और आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस थे, प्राइवेट सेक्टर है क्या, उसके जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस थे वो ऑलरेडी हम अपने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी ऑल ओवर बिजनेस की कंट्रोलिंग पावर इंडिविजुअल्स के, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होती है। और बेटा पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें बिजनेस की कंट्रोलिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में होती है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कर सकती है, तो उस सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो पब्लिक सेक्टर के फॉर्म ऑफ बिजनेस का ही है। पूरा जो थर्ड चैप्टर है वो पब्लिक सेक्टर का है। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, इंडिपेंडेंस से पहले पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था। देखो बेटा, अगर मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर का रोल तो जीरो था, पब्लिक सेक्टर का रोल था। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी फ्रीडम पब्लिक सेक्टर को दे रखी थी। जितने भी हमारी मेन इंडस्ट्री थी उन सब मेन इंडस्ट्री की कंट्रोलिंग पावर भी पब्लिक सेक्टर के पास थी, ठीक है। लेकिन हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसी की वजह से हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही थी और हमारा इकोनॉमी जो थी वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को इतनी सारी फ्रीडम तो गवर्नमेंट ने दे दी, बट पब्लिक सेक्टर उन फ्रीडम्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा था। इतनी पावर तो गवर्नमेंट ने दे दी, लेकिन पब्लिक सेक्टर उन पावर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री लॉस पे चल जाती थी, गवर्नमेंट फंड सैंक्शन करके और उस लॉस को रिकवर कर देती थी, फिर चलती रहती थी। उनके जितने भी ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे, वो प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और कॉन्टिन्यूस हमारा पब्लिक सेक्टर लॉस फेस कर रहा था, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स को यूज किया। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। फिर उन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया तब जाके प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने फिर क्या दिया, कुछ पावर्स दी, और पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट लॉस पे चल रही होती थी, ठीक है, उस यूनिट की कंट्रोलिंग पावर अब प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर कर दी गई कि प्राइवेट सेक्टर इसको रन करेगा। प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी गई आगे बढ़ने की और उनको पावर्स दी गई, तब जाके प्राइवेट सेक्टर आगे आया। और बेटा जब प्राइवेट सेक्टर की जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी, भाई इस सेक्टर में या इन इंडस्ट्री में सिर्फ पब्लिक सेक्टर की ही कंपनी एंटर कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन तो उसका फील्ड में एंट्री नहीं कर पाएगा, तो फिर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस भी काफी हद तक रिमूव की गई, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट, क्या तो उसमें भी काफी इंप्रूव किया गया, क्योंकि उसमें पहले रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थी प्राइवेट सेक्टर पे, अब काफी हद तक वो रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया, रिमूव किया गया, कम किया गया। जब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया तो भाई प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं रोल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक तो आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हर जगह आपको चारों तरफ से आपको बांध रखा है तो आप इतना ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन बेटा रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर को, रिस्ट्रिक्शंस को काफी हद तक रिमूव कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया कि आप फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, और आपकी पॉलिसीज को लिबरल बना दिया गया। लिबरल बना दिया गया तो भाई प्राइवेट सेक्टर उभर के ऊपर आ गया। जब प्राइवेट सेक्टर उभर के ऊपर आया तो उस केस में फिर प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म करा, तब जाके हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी ऊपर आई और हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हुई।
तो ये आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में अच्छा कंपटीशन है, बहुत अच्छे से दोनों वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस से पहले की बात करूं तो बेटा प्राइवेट सेक्टर का रोल जीरो के बराबर था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको किसी टाइप की कोई फ्रीडम ही नहीं दे रखी थी। गवर्नमेंट तो उनको किसी टाइप का कोई लाइसेंस वगैरह यानी किसी भी टाइप के कोई भी काम करने के लिए उनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि कोई बंदा इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाह रहा था प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, कैसे इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, ठीक है, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी। और आप लोगों को भी पता है भाई, एक गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ और एक प्राइवेट बैंक में चले जाओ, फैसिलिटीज़ देखो, सर्विस की फैसिलिटी देखो, कितनी फास्ट सर्विस होती है। क्योंकि एक बार में क्या हुआ, आपके यहाँ अब तो पीएनबी में वो ट्रांसफ़र हो गया, जी जो आपका ये कौन सा बैंक है, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अब तो ये पीएनबी में मर्ज हो गया। अदरवाइज पहले अलग था, गवर्नमेंट बैंक है, उनमें चले जाओ, सर्विस की फैसिलिटी, जी मेरे को ये अकाउंट क्लोज कराना है, ये करना है जी, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। एचडीएफसी में चले जाओ, तुरंत 5 मिनट में काम हो जाता है। आज भी इतना फ़र्क है बेटा, ऐसा नहीं कहूँगी कि आज फ़र्क नहीं है। सो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सर्विस देता है, इसलिए लोगों का फेथ प्राइवेट सेक्टर पे क्या है, ज़्यादा है। तभी हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ फ्रीडम दी गई, कुछ राइट्स दिए गई अपने आप को इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले का रोल मैंने आप लोगों को थोड़ा जनरल फॉर्म में बता दिया, भाई पब्लिक सेक्टर क्या करता था, प्राइवेट सेक्टर क्या था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, वो एक मिक्स इकोनॉमी है, वहाँ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों सेक्टर की इंडस्ट्री आती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में बेटा आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप हमने डिस्कस किया, पार्टनरशिप डिस्कस किया, ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस डिस्कस किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी किया और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमने डिस्कस किए। इट मीन्स मैंने आप लोगों को यहाँ तक के टॉपिक सेकंड चैप्टर में कवर कराए हैं, 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसमें एक और आता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। ये टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया, ये यहाँ पे करा देंगे इसके साथ, क्योंकि हमारी बुक में भी ये यहीं पे दे रखा है। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आपको पब्लिक सेक्टर के साथ करा देंगे। वैसे ये अलग से टॉपिक आता है, मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है, इसकी फीचर्स, इसकी मेरिट्स, इसकी डीमेरिट्स, बस इतना टॉपिक आता है। और आप लोगों को भी पता है भाई, मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो मोर देन 1 कंट्री में ऑपरेट करते हैं अपनी बिजनेस, जिनका हेड ऑफिस तो किसी एक कंट्री में होता है, लेकिन अपना बिजनेस मोर देन 1 कंट्री में ऑपरेट जो कंपनी करती है, उस कंपनी को एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, ठीक है। ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अब का जो 3rd चैप्टर का टॉपिक है वो ये है बेटा, पब्लिक सेक्टर में ये 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस आते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन आता है और गवर्नमेंट कंपनी। ये 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस आपके किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। तो अब इन तीनों का हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। जैसे इनकी स्टेप बाय स्टेप स्टडी की थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, हमने स्टेप बाय स्टेप एक की स्टडी की। बेटा सेम डिटो पब्लिक सेक्टर का टॉपिक हमारा, प्राइवेट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर के फॉर्म ऑफ बिजनेस देखोगे और ग्लोबल एंटरप्राइजेज का मतलब एमएनसी, ग्लोबल एंटरप्राइजेज का मतलब एमएनसी। ये टॉपिक आप इस 3rd चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आपका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ये 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आते हैं, यही सेम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो हम आज अपना टॉपिक ले लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कहता होता क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कहता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए पब्लिक सेक्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस। पब्लिक सेक्टर का एक बिजनेस है। It is controlled and managed by the concerned ministers. It have no separate existence. कहता सबसे ओल्डेस्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है। और कहते हैं इसको कंट्रोल और मैनेजमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एक कंसर्न मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करती है जो इस स्पेशल डिपार्टमेंट को क्या करेगा, मैनेज एंड कंट्रोल करेगा। तो इसमें कहता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट होता है और गवर्नमेंट का ये कंसर्न मिनिस्टर इसका क्या करता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है,
ठीक है, तो उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर होगी। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस, ठीक है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, और इस सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कंसर्न मिनिस्टर क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल करता है। फिर एग्जाम्पल में है भाई आपका जो डिफेंस है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस है, रेलवे है, रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस है, डिफेंस है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग है। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स है ये आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल। और बेटा एग्जांपल हर बच्चे को याद होने चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। रेलवे, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, डिफेंस, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो भी एक वो दे रखा है, क्या नाम है, टेलीफोन सर्विसेज, कहते हैं ये सारी की सारी जो सर्विसेज होती है जैसे बीएसएनएल है, ये आपके पब्लिक सेक्टर यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आती है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फीचर्स। क्योंकि आज मैंने टॉपिक स्टार्ट ही किया है, सुबह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना करा के सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फीचर्स कराती हूँ। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे कैसे ये होता क्या है। देखो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। कहता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो पब्लिक सेक्टर का एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अब रेलवे को ही ले लो, रेलवे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। रेलवे मिनिस्टर यानी कंसर्न मिनिस्टर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है, जिसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। क्या रेलवे मिनिस्टर को हमने अपॉइंट करा? नहीं, हमने तो गवर्नमेंट को अपॉइंट करा। गवर्नमेंट एक मिनिस्टर की ड्यूटी उस डिपार्टमेंट की टेक केयर उस डिपार्टमेंट की देख रेख करने के लिए लगा देती है। तो कहता है रेलवे में एक कंसर्न मिनिस्टर होता है जो उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है। क्या रेलवे की जो अर्निंग आती है, जैसे हम कहीं आते जाते हैं, ठीक है, और आने जाने से जो भी पैसा यानी हम रेलवे को रेंट देते हैं, फेयर दे रहे हैं, तो क्या वो कंसर्न मिनिस्टर की इनकम मानी जाती है? बताओ, नहीं। तो कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो अर्निंग आती है वो अर्निंग गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होती है, वो कंसर्न मिनिस्टर नहीं देता। कंसर्न मिनिस्टर को तो एनुअल बजट से फंड सैंक्शन करती है गवर्नमेंट, और उस फंड का यूज उस डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए वो करता है। और उस फंड को उसने जहां जहां पर भी यूज किया उसकी पूरी डिटेल उसको पार्लियामेंट में देनी होती है बेटा, पूरी डिटेल पार्लियामेंट में। हर सही काम और गलत काम के लिए कंसर्न मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है, और जो भी काम उसने किया उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज किया, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट करा, सब डिटेल उसको पार्लियामेंट में सबके सामने बतानी होती है। ऐसा ही है या नहीं है रेलवे में, बताओ। तो वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही होता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कंसर्न मिनिस्टर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है। इसके रिवेन्यू को गवर्नमेंट रिवेन्यू माना जाता है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इसको एनुअल फंड सैंक्शन करके इसको क्या देती है, फाइनेंस देती है, और बेटा उस फाइनेंस का इसको एक एक हिसाब किताब देना होता है पार्लियामेंट में, कहाँ कहाँ इसने वो फंड यूज किया, पूरा दोगे। कहते हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो मैं बता रही हूँ वही इसके फीचर्स है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको गवर्नमेंट का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं। इट मीन्स उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं। देखो एक बात, अगर कोई मान लो रेलवे में जॉब करता है, तो आपके में से बहुत सारों के फादर अगर रेलवे में जॉब करते हैं, तो बेटा क्या उनकी जॉब गवर्नमेंट जॉब है या उनकी प्राइवेट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब होगी, इस बात है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को हम सिविल सर्वेंट्स मानते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को, ठीक है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है, अगर उसने कोई भी रॉन्ग एक्शन किया, किसी के साथ कुछ करा, तो आप सेम मैनर में इसके अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकते हो। भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने अगर मान लो प्रॉपर सर्विस आप लोगों को नहीं दी, या आपके साथ फ्रॉड कर दिया या कुछ और कर दिया, तो आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकते हो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अगेंस्ट तो क्या केस फाइल करोगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ये क्या है, पार्ट है। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपना तो कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। सो बेटा ये थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फीचर्स।
मैंने लिखी नहीं, मैं बता रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एक कंसर्न मिनिस्टर इसको अपॉइंट करती है जो इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करेगा। जितना भी फंड सैंक्शन इस डिपार्टमेंट को किया जाता है वो एनुअल बजट से होता है। उस फंड को जहां जहां भी यूज करेंगे डिपार्टमेंट पूरी डिटेल पार्लियामेंट में देनी होती है। हर रॉन्ग या फिर उसके करेक्ट वर्क के लिए इसका कंसर्न मिनिस्टर ही अकाउंटेबल होता है। इसका जो रिवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट का रिवेन्यू माना जाता है और गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज को हम क्या मानते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मानते हैं, यानी सिविल सर्वेंट मानते हैं। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने आपके साथ फ्रॉड किया तो आप सेम मैनर में इसके अगेंस्ट में भी क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। सो ये थी स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या क्या हमें इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या क्या क्या लॉस होता है। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर मेरिट्स की बात करें तो ईजी फॉर्मेशन, भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसकी मेरिट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है ईजी फॉर्मेशन। भाई ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। So it is very easy to establishment of departmental undertaking. We have no need to do some extra efforts for establishment of that business. भाई अगर प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस होता तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, लेकिन अब तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो आपको तो किसी टाइप का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। यू हैव नो नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू हैव नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है हमारे सोशल वेलफेयर के लिए। इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है बेटा आप लोगों को पता होगा उनका मेन मोटिव ही क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इसलिए इसको स्टैब्लिश करना क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरिट्स का दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करें तो आता है इफेक्टिव कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बहुत इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्रोल करने के लिए हम कंसर्न मिनिस्टर की ड्यूटी लगाते हैं जो उसको पूरा मैनेज और कंट्रोल करता है, इसके हर काम के लिए अकाउंटेबल होता है वो। तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा सा कंट्रोलिंग होती है, बहुत अच्छी सी मैनेजमेंट होती है, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। और अगर किसी टाइप की सर्विस डिफेक्टिव भी ये देता है तो आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा सा मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग होती है। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपने फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। कैसे? ये जो मैं करा रही हूं बेटा ये मेरिट्स है, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट इजी फॉर्मेशन, सेकंड इफेक्टिव कंट्रोल, थर्ड आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो फंड मिलता है वो एनुअल बजट के अकॉर्डिंग जितना फंड उस डिपार्टमेंट के नाम पर सैंक्शन हुआ है उतना फंड इसको क्या होता है, अवेलेबल होता है। ये डिपार्टमेंट उस फंड को जहां जहां भी यूज करेगा उस फंड की प्रॉपर डिटेल उसको पार्लियामेंट में देनी होती है। इट मीन्स ये अपने फंड को मिसयूज नहीं कर सकता। इसलिए ये पॉइंट दिया हुआ है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो भी फंड सैंक्शन होता है एनुअल बजट के थ्रू आपने उस फंड का ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ फंड बिकॉज इसकी पूरी डिटेल इसको पार्लियामेंट में क्या होती है, सबमिट करनी होती है। सो बेटा ये थी आपकी इसकी थर्ड मेरिट, यहाँ जो फंड होता है उस फंड का क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। उसके बाद फोर्थ आता है अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ जो इसकी मेरिट्स है वो आती है अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ इसकी मेरिट्स क्या आ गई, अकाउंटेबिलिटी। कहते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो कंसर्न मिनिस्टर है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है भाई किसको जिम्मेवार ठहराओगे। अगर उस डिपार्टमेंट ने कोई रॉन्ग वर्क परफॉर्म किया, कोई रॉन्ग एक्शन ले लिया, किसी के साथ कोई फ्रॉड कर दिया, तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, कंसर्न मिनिस्टर को। कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एवरी स्टेप के लिए, चाहे वो रॉन्ग स्टेप है चाहे करेक्ट स्टेप है, कुछ भी कर रहा है,
हर स्टेप के लिए कंसर्न मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस, फॉर इट्स परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि उसी को इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, तो इसके हर काम के लिए वो खुद अकाउंटेबल होता है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई सर्विस में मतलब इनएफिशिएंसी लगती है या इफेक्टिव नहीं लगती है, तो उस केस में आप इसके अगेंस्ट में भी केस फाइल करोगे, और उसके हर काम के लिए इसका कंसर्न मिनिस्टर अकाउंटेबल है। उसको कहीं ना कहीं उसके लिए जवाब भी देना पड़ता है, पार्लियामेंट में बताना पड़ता है भाई ये फंड आपने कहाँ कहाँ यूज किया, डिटेल पूरी उसको देनी पड़ती है, पार्लियामेंट में उसको जवाब देना पड़ेगा। हर काम के लिए वो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होता है। कौन? कंसर्न मिनिस्टर। फोर्थ अकाउंटेबिलिटी हो गई। बेटा इसकी जो फिफ्थ वाली जो मेरिट्स है यहाँ लिख देती हूँ, जो पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो फिफ्थ मेरिट्स है, पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की रिवेन्यू को गवर्नमेंट रिवेन्यू माना जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सर्विस से जो भी रिवेन्यू इसको मिलता है वो रिवेन्यू गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होता है और गवर्नमेंट उसको यूज करती है। ये कभी अपने लिए इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, तो इसके रिवेन्यू को पब्लिक रिवेन्यू माना जाता है, क्योंकि जो भी पैसा इसकी सर्विस से मिलता है डायरेक्ट टू गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट उसको यूज करती है अपने हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद आता है सीक्रेसी। कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सीक्रेसी रहती है, ये अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा डिफेंस वाली कोई बात ऐसे पब्लिक में मीडिया के थ्रू डिस्क्लोज होती है? कभी नहीं। क्या रेलवे की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो उनकी मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस होता है, क्या कभी ये बातें कभी पब्लिक में डिस्क्लोज होती है? नहीं। इसलिए कहता है, एक बार मैं बुक से रीडिंग करती हूँ, द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट as the government can avoid disclosure on the plea of public interest due to secrecy only the most sensitive area, जैसे that is defense is operating as a departmental undertaking। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होती है या इनके अंदर जो मैनेजमेंट की बातें होती हैं, कभी भी वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होती है। और आप लोगों को भी पता है, भाई डिफेंस लगा लो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ लगा लो, रेलवे लगा लो, क्या इनकी अंदर की बातें मीडिया के थ्रू हाईलाइट होती है? नहीं, कभी नहीं। इसलिए यहाँ ऑलवेज क्या रहती है? सीक्रेसी रहती है। ठीक है, तो पब्लिक जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको फॉर्मेट करना ईजी है, उसका कंट्रोल करना भी ईजी है, क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर की ड्यूटी लगा रखी है, वो इफेक्टिव कंट्रोल करता है, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, पूरी डिटेल देनी पड़ती है, हर काम के लिए वो अकाउंटेबल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। इसकी रिवेन्यू को बेटा पब्लिक रिवेन्यू माना जाता है, क्योंकि जो भी इसकी सर्विस से रिवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट होता है। ये अपनी रिपोर्ट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी मीडिया के थ्रू हाईलाइट नहीं करते, इसलिए यहाँ सीक्रेसी रहती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है, और थर्ड चैप्टर हमारा है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में यू नो देयर आर द 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो टुडे मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस आपका करा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसका मीनिंग, इसकी फीचर्स और कुछ पॉइंट मैंने मेरिट्स के कराए। ठीक है, तो कुछ क्या मैंने सारी मेरिट्स करा दिया। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, क्योंकि मेरिट्स मैंने थोड़ा सा ऐसे एक बार नॉर्मल वे में बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको एक बार रीड करें, यानी अच्छे से एक बार बुक से रीडिंग करें, वीडियो को वॉच करें, उसके बाद बुक से रीडिंग करें। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है तो मैं इसको दोबारा से भी इसकी, यानी जो आपका पब्लिक सेक्टर है जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है, इसकी मेरिट्स को मैं दोबारा भी आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को आ जाएगी। नहीं भी आती है तो प्लीज़ मैसेज सेंड कर दें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।